हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर चैनल में। मेरा नाम राधे ज्योति है और मैं आपको यहाँ पर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, टाइमिंग चेंज हो चुका है। रोज रेगुलर क्लास जो है वो आपकी 8 बजे लग रही है। सो आप लोगों को डेली लाइव जो क्लासेस है, 8 बजे की क्लासेस है, उसे अटेंड करना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि अब टाइम जो है आपके पास बहुत कम रह गया है। एप्लीकेशन फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, मार्च शुरू हो चुका है, स्टार्टिंग में आ सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। सो आपके पास फिर सिर्फ 2-3 मंथ ही रह जाएंगे रिवीजन करने के लिए। तो अभी हम अपना सिलेबस अच्छे से कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, और जो इसके रिगार्डिंग शॉर्ट वीडियोस होगी वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो गाइज, आपको पता है ऑलरेडी 2 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारी जो है यहाँ पर तीसरी यूनिट चल रही, जो कि है कम्युनिकेशन। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसे जान लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। यस, यहाँ पे देखिए स्क्रीन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस होने के बाद पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। सो आपको पीडीएफ की कोई परेशानी नहीं होगी, ज्यादा टाइम फालतू चीजों में नहीं लगाने का है, सीधा सीधा पढ़ने का है। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट पढ़ने का काम करना है आपको। यूट्यूब का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाइए, पेपर 1 की जो क्लासेस है उसे अटेंड कीजिए। तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, अपना लिए टाइम निकालिए। भाई, कम से कम 4 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। बाकी घंटे आप साइड में निकाल के फेंक दीजिए, जो मर्जी कीजिए, घूमिए फिरिए, जैसा मर्जी करना है करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए कम से कम 4 से 6 घंटे तो आपके पास होने चाहिए। तब जाके आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि आपके 2 पेपर होने वाले हैं, तो 2 पेपरों में आपको किसको कितना प्रेफरेंस देना है, किसको कितना टाइम देना है, ये मैनेजमेंट करना भी आपको आना चाहिए। मॉक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि तभी हो पाएगा पॉसिबल। और कंसेप्चुअल हो जाइए, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ से आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ। करना ना करना ये आपके हाथ में है, और जिसको करना है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना वो बोलकर भी नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ जो है आपको क्लासेस यहाँ पर दे रही हूँ। 100% फ्री क्लासेस है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दिए जा रहे हैं। क्लासेस रोज रेगुलर चल रही है, आपको बस क्लासेस को अटेंड करना है, क्योंकि कोई ना कोई मेंटोर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप किसी एक मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से उसे फॉलो कीजिए। और बाकी पीडीएफ आपको मिल रहे हैं, तो साथ साथ स्टडी कीजिए, खुद मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, ठीक है, तभी आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। और जो भी आपका सेकंड पेपर है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसमें आप ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप इसके लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी आपका इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, बट सेकंड जो होता है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है, उसमें से आपको ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको बिल्कुल मैनेजमेंट करके चलना है दोनों पार्ट्स को, और फिर एग्जाम देना है, ठीक है। मैं बता दूंगी, आपको वीडियो भी डाल दूंगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। राधे ज्योति नाम से फेसबुक आईडी है, स्टडी टीचर का लोगो लगा हुआ है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। आपको गोल्डन ईरा का बैच जो है वो अटेंड करना है। 15 जैन से ये शुरू हो रखा है, चल रहा है कंटिन्यूसली। हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हमारा कम्युनिकेशन जो है चल रहा है। तो कल हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, कल हमारी पहली क्लास थी। हमने कम्युनिकेशन में, ये हमारा सिलेबस है जिसमें हमने मीनिंग टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, बैरियर्स पढ़ने, मास मीडिया और सोसाइटी पढ़ना है। ये हमारा जो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले। तो कल मैंने आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ा दिया था, ठीक है, सिंपल डेफिनेशंस करवा दी थी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ा दिया था, कंसेप्ट ऑफ काइनेसिक्स पढ़ा दिया था। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमारी जो है सेकंड क्लास है, और आज हम कम्युनिकेशन को थोड़ा और आगे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत कुछ आपको पढ़ने वाला है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको समझाया था। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास आता है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, मौखिक रूप से भी हमारा संप्रेषण होता है, ठीक है। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया है, प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। अभी जो क्लास हो रही है उसे अटेंड कीजिए, उसके बाद जब आपको टाइम मिलेगा आप पुरानी क्लास को भी देख लेना, बिकॉज एक चीज क्लियर होगी तब आगे बढ़ पाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है यहाँ पर हमें, ठीक है, सिस्टमैटिक वे से चलना है, तब आपको कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास को दोबारा देखिए, तब समझ में आ जाएगा।
क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है तो अपने जो आपका फोन होगा जिसमें आप देख रहे हैं वहां पर आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन होता है, आप वहां पर HD कर दीजिए, HD करके आप देखिए, ठीक है। तो जैसा भी आपको सही लगता है वैसे कीजिए, लेकिन पढ़िए। मेरा कहना है कि सिर्फ पढ़िए, ठीक है, और अपने टारगेट को याद रखिए। यस, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक रूप से भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, जैसे टू फेस हम कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। ओवर टेलीफोन, टेलीफोन में बात करते हैं, आप डायरेक्ट किसी से बात करें, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक रूप से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बोलकर कम्युनिकेशन कर रहे हो, संप्रेक्षण कर रहे हो। बाय स्काइप एंड जूम, जूम्स के थ्रू वीडियो कॉल पे आप जब बात करते हो तो ये भी क्या है, एक आपका वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेक्षण में आ जाता है। चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट इज ऑल्सो अ वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गैर मौखिक। ओके, गैर मौखिक संप्रेक्षण किसे कहा जाता है, जैसे कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं, आई कांटेक्ट से आपको पता चल जाता है अगले पर्सन को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या वो हंसकर बोल रहा है, ठीक है, या वो हैप्पी है या सैड है, ये आई कांटेक्ट से ही आप पता कर लेते हो। दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आप उसके सांकेतिक रूप से ही आपको पता चल रहा है, उसके संकेतों से ही आपको पता चल पा रहा है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, ठीक है, उसे देखकर ही किसी को पता चल जाता है ये गुस्से में है या अच्छा है या बड़ा खुश है, ठीक है। तो ये आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता देता है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, आप फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हैं, है ना, गुस्सा है तो मुंह फुला देंगे, ठीक है, सैड है तो मुंह सैड सा हो जाएगा, उदास सा हो जाएगा, देख के पता चल जाएगा कि बंदा बहुत उदास है, बहुत दुखी है ना। तो वो चीज है, दैट इज अ फेशियल एक्सप्रेशन। ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी बता देते हैं, वो नॉन वर्बल के अंदर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको बोला जाएगा कि भाई जो है फेशियल एक्सप्रेशन ये किस तरीके का कम्युनिकेशन, किस तरीके का संप्रेक्षण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। समझ आया? तो इस तरीके से आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए कि कौन सा चीज किस कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। स्काइप का पूछ लिया जाएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है स्काइप क्या है ना। तो यहां पर आपको वर्ड से फैमिलियर होना पड़ेगा, कंसेप्चुअल आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज को तभी समझाया जा रहा है, इसीलिए समझाया जा रहा है क्योंकि बाहर बाहर से अब क्वेश्चन नहीं आने वाले, अब अंदर से आएंगे, डीपली आएंगे। ओके, यस। अब आगे टोन ऑफ वॉइस, आप किस टोन में बोल रहे हैं, है ना। एक आप गुस्से से बोलते हैं, एक आप आराम से बोलते हैं, ठीक है। एक होता है यार क्या हुआ, है ना, क्या हुआ आराम से पूछ रहे हो, और एक है क्या हुआ, है ना। तो थोड़ा सा एक अग्रेशन उसमें दिखाई देता है। तो एक टोन ऑफ वॉइस जो होती है ना, वो भी आपकी बता देती है कि आप किस वे में बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका पोस्चर। तो पोस्चर, आप किस पोस्चर में है, कैसे आपका जेस्चर है या पोस्चर है, आप किस किस तरीके से रिएक्ट करते, किस तरीके से बैठने का स्टाइल है आपका, है ना। ये सब चीजें भी आपका जेस्चर जो है बता देता है कि आप कैसे हो। तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी एक कम्युनिकेशन है आपका, जो आपकी पोस्चर और जेस्चर से भी बता देता है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। उसके बाद है रिटर्न कम्युनिकेशन, जहां आप लिखकर चीजों को बताते हैं, रिटर्न फॉर्म में होता है हर चीज। अब देखिए उसके अंदर आपके बहुत कुछ आ जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल भी, बट यहाँ पर आप रिटर्न तरीके से आप किसी चीज को कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि आपका कोई सर है, आप कहीं ऑफिस में वर्क करते हैं, आपको उन तक कोई बात पहुंचानी, उन्होंने कह दिया आप मुझे ईमेल कर दीजिए, आप वहां पर ईमेल के थ्रू आप बिल्कुल टाइपिंग कर रहे हो, आप बता रहे हो कि यस थैंक यू फॉर ग्रीटिंग मी, या कुछ भी जो भी आपको लिखना है, आप ईमेल के थ्रू उनको बता रहे हो, पहुंचा रहे हो वहां तक मैसेज, दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। वो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, उसमें भी आपको फीडबैक कुछ ना कुछ मिलता है। रिपोर्ट रेडी करना, यस रिपोर्ट भी आपका एक तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर करना, दैट इज रिपोर्ट भी आपका रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आ जाए। बुलेटिन होता है, बुलेटिन भी आप जो है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन के आ जाता है। लेटर्स हो गए, मैनुअल हो गया, और टेलीग्राम, टेलीग्राम में मैं आपको इंटीमेट करती हूँ ना, आपको बताती हूँ कि यस स्टूडेंट्स आपका जो टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है और 8 बजे आपकी शाम को क्लास लगा करेगी, आपको अपने सारे कामों से फ्री होकर राधे ज्योति मैम की क्लास को जो है अटेंड करना है। तो ये क्या है, मैं आपको एज ए रिटन फॉर्म में आपको बताती हूँ, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद आ जाता है लिसन कम्युनिकेशन। लिसनिंग कम्युनिकेशन में जहां पर आप सुनकर चीजों को, ये बहुत ही
एक्टिव जो है कम्युनिकेशन होती है, बहुत एक्टिव होती है, मतलब सक्रिय जो है कम्युनिकेशन माना जाता है। इसे सक्रिय क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर पर्सन बाकी चीजों में कहीं थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाएगा तो कुछ गलत भी लिख देगा, लेकिन लिसनिंग कम्युनिकेशन में हम बिल्कुल ध्यान से सुनते, तभी तो हम उसका फीडबैक दे पाएंगे। अगर हम अच्छी तरीके से नहीं सुनेंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? आपसे किसी ने कोई प्रश्न किया, ठीक है, अगर आपने ध्यान से उस प्रश्न को सुना होगा तो आप उसका उत्तर कर पाएंगे, अगर आपने नहीं सुना होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जो लिसनिंग कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें जो एक्टिव लिसनिंग की जाती है, एक्टिव लिसनिंग होती है, सक्रिय रूप से यहाँ पर जो श्रोता होता है वो बड़ा सुनने वाला होता है, ठीक है। तो की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और इसीलिए इसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा गया है। एक प्रश्न भी आ जाता है यहाँ पे कि प्रभावी संप्रेषण जो है वो इनमें से किन कम्युनिकेशन में होता है, किस संप्रेषण में होता है? ऑप्शन दे देंगे आपको अलग अलग, विजुअल में होता है, नॉन वर्बल में होता है, वर्बल में होता है, या लिसनिंग में होता है। तो तब आपने लिसनिंग इसका आंसर लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रभावी संप्रेषण हो जाता है जहां पर आप एक्टिव होते हो हमेशा, ठीक है। उसके बाद आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन होता है जो आप देख कर देखते हैं, जहां पर आप किसी इमेज को देख रहे हो वहां पर आप इमेज को देखकर ही अंदाजा लगा देते हो कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इंफोग्राफी या वीडियो कॉल आप करते हो, वीडियो हो गया, विजुअल प्रेजेंटेशन होगी, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, आपको स्क्रीन में दिखाकर समझा रही हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो एक वीडियो के थ्रू भी आप यहाँ पर, विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बातचीत को, ठीक है। तो उसको विजुअल कम्युनिकेशन कहा। तो इस प्रकार के तो यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिए, मतलब संप्रेषण के ये कुछ प्रकार होते हैं जिन्हें आपने समझ लिया। अब कुछ और भी तरीके से होते, जरा इन्हें थोड़ा अच्छी तरीके से हम लोग जो है डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला बता दिया है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स। यहाँ पर जो है क्लासिफाई किया गया है कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को अलग अलग तरीके से। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स, रिलेशनशिप एलिमेंट्स के बेसिस पे यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं अंतर व्यक्तित्व संचार, जब हम खुद से ही बात करते हैं। देखिए क्या है, इट इज अ कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स। यहां पर आप खुद से ही बातें करते हो, इंक्लूडिंग टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बात करते हैं, लिसनिंग टू वन सेल्फ, खुद को सुनते हैं, आप क्या बोल रहे हैं खुद से सुनते हैं, एंड रिलेटेड वन टू वन सेल्फ। यहाँ पर आप खुद के साथ, यहाँ पे खुद को सुनना, खुद को खुद से जोड़ना या खुद से बात करना, ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक तरीके से आप खुद से जब टॉक करते हैं, बहुत बार आपके साथ हुआ भी होगा, आप लोग कभी कभी खुद से भी बात करते हैं ना, अरे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब अपने आप से बातचीत करना, तो वो आ जाता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज इंक्लूडेड, यहाँ पर इंक्लूड होता है इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, कंटेम्पलेशन करते हैं, एवरी प्रेयर टू गॉड, गॉड को प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये ज्यादा स्पिरिचुअल भी आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो रिलीजियस लोग होते हैं, रिलीजियस पर्सन्स होते हैं, वो ठाकुर जी से बात करते हैं, है ना। मैं भी बहुत रिलीजियस हूँ, तो हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते, बातचीत करते, तो एक तरीके से वो आपका किसके अंदर आ जाएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते जरा हम, इसके अंदर एक और पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ना। जैसे हम बोलते हैं ओ माई गॉड, है ना, अब हम ओ माई गॉड बोलते हैं, या बोलते हैं ओ नो, है ना, तो ये हम किससे बोल रहे हैं? ये हम खुद से ही बात करते हैं, या बोलते हैं वाओ, या थैंक गॉड, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सारे के सारे आपके जो है आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो पूछ भी लिए जाते हैं क्वेश्चन कि ये जो है किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन फ्यू जो है एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए इस तरीके से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जहां पर आप साइलेंट टॉक करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन रहा है आपको, आप यहाँ पर खुद से बात करते हैं, खुद से सेल्फ टॉक करते हैं, है ना। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ,
ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सब बातें आप अपने माइंड में, कभी कभी मेंटली भी, कभी भी हम लोग बिल्कुल बिल्कुल शांत होते हैं, लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना, माइंड में कुछ ना कुछ ऊपर होता रहता है, यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। तो कभी कभी हम खुद से भी ये चीजों का, जो कहते हैं ना, मन बड़ा चंचल है ना, तो मन बड़ा चंचल है, चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता ही चला रहता है। तो क्वेश्चन सजेशन आते रहते हैं, क्वेश्चंस रिगार्डिंग आते रहते हैं, सेल्फ कन्वर्सेशन हमारे अंदर ही अंदर चलती रहती है। ठीक है, तो बहुत कुछ अंदर होता रहता है, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं जरा। अब आ जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए डिफरेंस समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है उसमें हम खुद से बातें करते हैं। अब आ जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज ऑल्सो टर्म एज डायडिक कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायडिक कम्युनिकेशन। इसको डायडिक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, मतलब द्वैत, है ना, मतलब जहां पे दो लोग हो, वहां पर दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो रही है, या संप्रेषण हो रहा है, संचार हो रहा है, विचारों का दान प्रदान किया जा रहा है, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं, बोथ सेंडिंगर एंड रिसीविंग मैसेजेस। एक मैसेज को सेंड कर रहा है और एक उस मैसेज को ले रहा है, वो फेस टू फेस भी हो सकता है या दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका वर्बल भी हो जाएगा और नॉन वर्बल भी हो जाएगा, इसमें दोनों आ जाएंगे आपके। दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑल्सो। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या हो जाता है? फॉर्मल होता है जहां पर आप जो है बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। जैसे आप अपने सर हैं, ऑफिस वाले हैं, उनसे बिल्कुल एक फॉर्मल तरीके से आप बोलोगे, है ना, विद रिगार्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल एक पैटर्न में, एक अच्छे पैटर्न में रिस्पेक्टिव करके बात करोगे, क्योंकि वो सर है आपके, है ना, प्रिंसिपल को भेज रहे हो कोई लेटर या कुछ, तो वो फॉर्मल तरीका हो जाता है। इनफॉर्मल होता है जहाँ पे बोलते हैं यार फ्रेंड्स को भेज दिया, फ्रेंड से बात कर रहे हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स से आप जैसी मर्जी लैंग्वेज या टोन में बात कर सकते हो, फ्रेंड्स है वो आपके। ठीक है, बट अगर कोई आपसे बिल्कुल बड़ा है तो आपको बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात करनी है, वहां पर एक सिस्टमैटिक वे में आपको चलना पड़ता है, दैट इज फॉर्मल चीज। इनफॉर्मल जहां पे आपको कोई सिस्टमैटिक वे में नहीं चल रहा, आप डायरेक्ट किसी से भी बात कर सकते हो, आप डायरेक्ट किसी को कुछ भी किस तरीके से भी बात कर सकते हो, जैसे आप घर में बात करते हो वैसे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो आपका फॉर्मल इनफॉर्मल भी होता है, साथ ही साथ आपका वर्बल मतलब मौखिक भी होता है, और नॉन वर्बल मीन्स गैर मौखिक भी होता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस एनीवेयर बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स बड़े मैटर करते हैं, साउंड, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पॉस्चर, ये सब चीजें यहाँ पे बड़ी मायने लगती है। इट इज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिचुएशंस, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिचुएशंस होती है, बिकॉज यू कैन गेट इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि यहाँ पर आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। देखिए इंट्रापर्सनल में हम क्या करते हैं, खुद से बात कर रहे होते हैं, खुद से ही हम टॉक कर रहे होते हैं, वहां पे कोई सेकंड पर्सन नहीं होता। बट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मैं सामने वाले जो व्यक्ति से बात कर रही हूँ या मैं उससे कुछ पूछ रही हूँ, तो वहां पर वो इमीडिएट मुझे उस चीज का सोल्यूशन दे देगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी कभी प्रॉब्लम्स आती होगी, आप क्या करते हो उस वक्त, है ना, आप क्या करते हो, किसी ना किसी से बातचीत करते हो, आप अपना मन भी हल्का करते हो और उसका सजेशन भी लेने की कोशिश करते हो कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, तो वहां पर आप जब उनसे बातचीत करते हो तो कभी कभी क्या होता है, दूसरों से बातचीत करके भी हमें उस चीज का सोल्यूशन मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है। तो यहाँ पर वही फीडबैक की बात की जा रही है कि जब हमारे पास दो लोग होते हैं बातचीत के लिए, तो वहां पर इमीडिएट फीडबैक हमें मिल जाता है, जल्दी फीडबैक हमें मिल जाता है, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं जरा हम। ठीक है, पारस्परिक संचार इस तरीके से, देखिए सेंडर अपना मैसेज दूसरे पर, यहाँ पे दो व्यक्ति है, ये आपका इंट्रा नहीं है, ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जहां पर दो व्यक्ति आ जाते हैं और एक व्यक्ति जो आपको मैसेज भेज रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है आपका मैसेज रिसीव कर रहा है, और उसी वक्त रिसीव करने के बाद आपको क्या दे रहा है, फीडबैक दे रहा है। सिंपल सा प्रोसेस आपका इसके बीच में चलता है। ठीक है, उसको आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन जहां पर ग्रुप होते हैं, मतलब जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा लोगों के बीच में आपका कम्युनिकेशन होता है, एक ही टॉपिक को लेकर डिस्कशन की जा रही होती है, दैट ग्रुप कम्युनिकेशन सिचुएशन आर द क्वाइट कॉमन इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में कहीं पे
4-5 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एक ही टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज कॉमन, है ना, ये चीज कॉमन है। अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स हो गया, या प्रोफेसर्स जो हो गए, या इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, रिलीजियस एफिलिएशंस हो गया, यहाँ पर हर एक तरीके के ग्रुप बने हुए हैं, वो अपने टॉपिक को लेकर। अब स्कूल पे जाएंगे तो स्कूल में स्कूल के टीचर्स बैठकर आपस में बात कर रहे होंगे, तो क्या बात कर रहे होंगे, वही एक ही सिंपल टॉपिक होगा उनका, उसी को लेकर बात कर रहे होंगे। ये चीज दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल दैट हैज अ कॉमन गोल, जिनका गोल कॉमन होता है, इंटरेक्ट विद वन अनदर टू अटेन अ गोल। ठीक है, यहाँ पर वो इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और यहाँ पे सभी के सभी एक ही चीज, एक ही टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पर इतने सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनका सबका टॉपिक सेम ही है, और ये एक ही टॉपिक को लेकर सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखते रहते हो, कभी कभी मम्मियाँ भी बैठ के गप्पे मार रही होती हैं, है ना, तो वो सब चीजें क्या है, एक ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है आपस में बैठकर। अब यहाँ पर आ जाता है मास मीडिया या कम्युनिकेशन। मास मीडिया क्या होता है, मास मीडिया इज अ सोशल मीडिया। ठीक है, इसके अंदर आपका सारा आ जाएगा, आपका सोशल मीडिया में जैसे आप बात करते हो। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म एज मेडिएटेड कम्युनिकेशन, इसको मेडिएटेड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ये स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है जहाँ मास ऑडियंस एंड हैंस द नेम मास कम्युनिकेशन, इसीलिए इसका मास कम्युनिकेशन नाम रखा गया। इसके अंदर सब आ जाएंगे, चैनल्स आ जाएंगे, बाय यूट्यूब आ जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारे जितने भी आपको सोशल मीडिया नजर आ रहे हैं ना, बट ये सारे सोशल मीडिया आपका मास मीडिया के अंदर आ जाएगा। देखिए, पढ़ाई करनी है ना, मैं एक चीज और बता दूं, पढ़ाई करनी है तो आपको सारे सोशल मीडिया छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो पूरा फोकस है ना, वो साथ जो आपको मैं बोल रही हूँ कि 4 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है, वो तभी पढ़ पाओगे जब ये मास मीडिया को छोड़ दोगे। ठीक है, इस मास मीडिया से थोड़ा दूर रहोगे। देखिए, आप पढ़ रहे हैं, एज अ मेंटर आप मुझे सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो चीज अलग है, आप पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, वो चीज अलग है, बट आप जो है बाकी भी पूरी तरीके से इंजॉयमेंट कर रहे हैं, फुल डे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फुल डे आप फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, सो वो चीज आपको यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो वो चीजों को साइड करके आप यहाँ पर पूरा जो है सिर्फ स्टडी पे पूरी तरीके से फोकस कीजिए, बिल्कुल जान लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपका कैसे ना एग्जाम क्रैक होता। सो चैनल्स, फोकस करते हैं टॉपिक पे। चैनल्स फॉर अ मास कम्युनिकेशन इज टर्म एज मास मीडिया। चैनल्स भी हो सकते हैं यूट्यूब चैनल्स, जैसे कि आपका स्टडी टीचर चैनल चल रहा है और आप इसमें जो है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको फुली पेपर 1 जो है कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, सो इट इज यूजेस मैकेनिकल डिवाइसेस दैट मल्टीपल मैसेजेस कन्वे इंफॉर्मेशन एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टैमुलेसिस। एग्जाम्पल मास मीडिया के अंदर आ जाएगा आपका रेडियो। ठीक है, देखिए, रेडियो आ जाएगा, टीवी आ जाएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया ऑल्सो, ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ये बिल्कुल हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हेट्रोजीनियस होता है, बिल्कुल भारी मात्रा में यहाँ पर लोग होते हैं। ठीक है, एक दो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे भारी मात्रा में फेसबुक में आपके इतने सारे फ्रेंड्स हो गए, आपके व्हाट्सएप पे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भारी मात्रा में लोग होते हैं, हेट्रोजीनियस होता है ये बिल्कुल। और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारे लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, दैट इज मास मीडिया। ओके, ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल्स और भी दे रखे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, या ब्रॉडकास्टिंग हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके रेडियो, टीवी, अलग अलग जगह पे आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, तो ये सारा आपका मास मीडिया के अंदर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये देखिए बिल्कुल इसमें पूरा बता दिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, रेडियो, सब कुछ A to Z। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को जो आप बाय मास मीडिया करते हो, सोशल मीडिया करते हो, उसको आप यहाँ पर मास मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाएगा आपका, हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर है, आगे आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। इंट्रा कर दिया आपने, और इंटर कम्युनिकेशन कर दिया, मास मीडिया कर दिया, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, रिलेशनशिप एलिमेंट्स के अंदर आ जाएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, चैनल के बेस पे आप किस तरीके से यहाँ पर संप्रेक्षण करते हो, कम्युनिकेशन करते हो। तो यहाँ पर दो तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है। पहला आ जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि मौखिक संवाद होता है, या मौखिक संचार होता है, या मौखिक संप्रेक्षण होता है। ठीक है, मैं कितने सारे वर्ड्स बता रही हूँ ताकि आप इसको फैमिलियर कर लो अपनी लाइफ में, ताकि क्वेश्चन आए तो भैया ऐसे ना हो, भैया किसकी बात की जा रही है, संवाद का मतलब क्या होता है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन ना होना।
यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको आप गैर संप्रेषण भी कह सकते हैं या गैर संचार भी कह सकते हैं, ठीक है, गैर मौखिक संचार या गैर मौखिक संप्रेषण, तो अनकहा संचार भी कहा जाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मौखिक, जहां पर आप मौखिक रूप से मतलब बोलकर, ठीक है, जहां पर आप विद वर्ड्स या रिटर्न फॉर्म में या फिर आप स्पोकन बिल्कुल बोलकर यहां पर हर चीज को बताते हो, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, जो है रीडिंग एंड थिंकिंग, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। बोलना हो गया, सुनना हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया और सोचना हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाएगा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस जो है आते हैं, मैं साथ साथ आपको बताई जा रही हूँ कि कहाँ में से क्वेश्चन आएगा, इस पार्ट में से क्वेश्चंस आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। समझाऊंगी, एक एक चीज को समझाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, गैर मौखिक कम्युनिकेशन होता है, जहां पर आप बाय पिक्चर के थ्रू, बाय साइन के थ्रू, बाय जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, जहां पर आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हो, पर्सन टू पर्सन आप इंफॉर्मेशन को भेजते हो, तो वहां पर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। मतलब किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आप एक्सप्रेशन से ही समझ जाओ, आप उसके पोस्चर से ही समझ जाओ, आप उसके साइन सिग्नल सांकेतिक रूप से ही समझ जाओ, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पीछे पढ़ाया था ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको दिए थे। सो इट इज डन थ्रू द साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से पता चल जाता है। एक्शन लैंग्वेज, जिस तरीके का आप एक्शन कर रहे हो, गुस्से में हो, आपने कॉपी बिल्कुल ऐसे गुस्से से रखे, समझ में आ गया भैया एक बंदा गुस्से में है अब। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज ये तो देखो रोज रूटीन की लाइफ में आपके साथ हो रहा होगा, आपके आसपास हो रहा होगा, आपके पेरेंट्स होंगे आसपास, किसी की बीवी होगी, है ना, और किसी की जो भी होगी, है ना, घरवाली, आदि घरवाली जैसी भी होगी, है ना, तो जो भी है आसपास में आपके जो भी लोग होंगे, व्यक्ति होंगे, उनके साथ आप बिल्कुल गुस्सा भी हो रहे होंगे, हैप्पी भी हो रहे होंगे, लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, सब तरीके के होता है। तो उन चीजों से आप सिम्टम से पता कर लो, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इट इज अ वर्डलेस मैसेज, यहां पर बिल्कुल मैसेज का तो यूज किया ही, मतलब वर्ड्स का तो यूज किया ही नहीं गया, लेकिन बिना कहे ही कोई समझ जाए, है ना, बिना कहे वो इशारों से समझ जाए या वो जेस्चर पोस्चर से समझ जाए, तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या मैटर करता है, जेस्चर मैटर करता है, मतलब साइन सिग्नल्स मैटर करते हैं, मूवमेंट मैटर करता है, आपका एक्शन मैटर करता है, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज मीन्स पिक्चर या आपके जो क्लोथ्स हैं, ये सब चीजें आपकी मैटर करती है, ठीक है। यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर 5 टाइप आ जाते हैं अलग अलग, उन्हें जरा समझ लीजिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहला आ जाता है यहाँ पर प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स जिसको पर्सनल स्पेस कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर ऑल्फाटिक्स, ऑल्फाटिक्स हो गया, क्रोमिक्स हो गया, हैप्टिक्स हो गया और एक्यूलिक्स हो गया और पैरालिंग्विस्टिक हो गया। कितने हो गए, ये तो 6 हो गए ना, हाँ 6 हो गए। तो ये 6 बड़े इंपॉर्टेंट है और इसे जो है आपको पढ़ना है, समझना है कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोक्सीमिक्स की। यहाँ पर अगर मैंने डाला है, यस, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है इट इज स्टडी ऑफ फिजिकल डिस्टेंस। यहाँ पर आप फिजिकल डिस्टेंस से ही चीजों को की स्टडी करते हुए, एंड इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन होता है इसमें, ह्यूमन मिलते हैं आपस में, एंड अमाउंट ऑफ स्पेस, कितने स्पेस में मिल रहे हैं, कितनी दूरी है उनके बीच में, और फिर वो वार्तालाप करते हैं, वो बातचीत करते हैं, उस तरीके की बातचीत को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमिक्स कहा जाता है, ठीक है। जहां पर आपका पर्सनल स्पेस मैटर करता है, क्या मैटर करता है, पर्सनल स्पेस मैटर करता है। अब वो पर्सनल स्पेस आपका इंटीमेट भी हो सकता है, पर्सनल स्पेस आपका इंटीमेट हो सकता है जहां पे जीरो से लेके 50 सेंटीमीटर के बीच में का डिस्टेंस है, या जहां पर पर्सनल स्पेस हो सकता है जहां पर आपका 0.5 से लेकर 1 मीटर तक का डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस हो सकता है जहां से 1 to 4 मीटर का डिस्टेंस है, या पब्लिक डिस्टेंस हो सकता है जहां 4 मीटर से लेकर मोर देन आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के डिस्टेंस आपके लिए मैटर होते हैं प्रॉक्सिमिक्स में, जहां पर आपके लिए क्या मैटर करता है, पर्सनल स्पेस मैटर करता है, पर्सनल स्पेस की जहां पर आप पर्सनल स्पेस को देखते हुए आप स्टडी करते हैं। अब ये जो फोटो है इसमें आपको वो इमेज में क्या नजर आ रहा है, इमेज में ये नजर आ रहा है इंटीमेट स्पेस, मतलब जैसे कि
जैसे ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, है ना, वैलेंटाइन डे है, चल रहा है वैलेंटाइन डे, और यहाँ पे लड़का और लड़की आपस में फूल लेके बैठे हुए हैं, बड़े करीब बैठे हुए हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका इंटीमेट स्पेस, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम है, बिल्कुल साथ में सटे हुए बैठे हुए हैं ये। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पर्सनल, ये आपका जो है यहाँ पे आप पर्सनल स्पेसिस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं, तो ये आपका इंटीमेट स्पेस के अंदर आ जाएगा, जहां पर आपके बीच में बिल्कुल ही कम दूरी होती है। थोड़ी सी जहाँ पे दूरी होती है वो आपका पर्सनल स्पेस कहलाता है, जैसे कि ये बच्चा है और ये माँ है उनकी, उन्होंने उन्हें पकड़ा हुआ है, इनके बीच में थोड़ी सी जो आपकी 1.5 से लेके 4 फीट की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो नजर आ रहा है, तो ये आपका पर्सनल स्पेस आ जाता है। फिर आपका सोशल स्पेस क्या होता है, सोशल स्पेस होता है जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली से मिलते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं, तो आपके बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है, आप थोड़ा दूरी में रह के संप्रेक्षण करते हैं। देखिए संप्रेक्षण की ही बात की जा रही है। एक संप्रेक्षण क्या हो रहा है, जो इंटीमेट स्पेस होके कर रहा है, बातचीत कर रहे हैं दोनों, जो भी है हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है, तो वो सामने बिल्कुल पास होके सटे हुए बैठे हुए हैं, तो वो जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संचार संप्रेक्षण कर रहे हैं, दैट इज इंटीमेट स्पेस, एक इंटीमेट स्पेस पे कर रहे हैं। एक स्पेस पर्सनल स्पेस जो माँ और बच्चे कर रहे हैं वो आपका पर्सनल स्पेस में आ जाएगा। एक सोशल स्पेस जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखते हैं ना, तो वो डिस्टेंस में आप जब रहते हो, दैट इज सोशल स्पेस, ये आपका सोशल स्पेस होता है, और वहां पर भी आप संप्रेक्षण करते हो। और एक होता है पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्पेस में क्या होता है, पब्लिक स्पेस में दूर दूर होते हैं, आप आस पड़ोस में बोलते हो हाँ जी राधे राधे कैसे हो, ठीक है, तो इस तरीके से दूरी से ही आप बात करते हैं, संप्रेक्षण करते हैं, तो इस तरीके का आपका संप्रेक्षण इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप दूरी से भी आप यहाँ पर समझ जाओगे, ठीक है, मतलब बोल के तो क्या ही है, लेकिन यहाँ पर आप नॉन वर्बल तरीके से ही चीजों को दिखाने की कोशिश करोगे, दूर से ही आप इशारों से ही देख के इंटीमेट हो जाओगे, पता चल जाएगा आपको। तो इस तरीके का यहाँ पर दिखाया गया है, 4 प्रकार जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। उसके बाद सॉरी सेकंड आ जाता है, ये तो था आपका प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स इस तरीके का होता है जहां पर आपको 4 कैटेगरीज मैंने डिवाइड करके बताई है। दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे ऑल्फैक्टिक। ऑल्फैक्टिक्स क्या होता है, ऑल्फैक्टिक्स होते हैं जहां पर आप स्मेल से पता करते हो, दैट स्मेल, यहाँ पर आप देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिसे नोट डाउन करना पड़ता है, ठीक है, आपको क्या काम आएगा, आपको देखिए बहुत सारे आप नोट्स तो चलो आप बना ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, जब आप क्विकली रिवीजन करेंगे तो आपको वहां पर काम आएगी, और ये क्विकली रिवीजन का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ऑल्फैक्टिक्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टिक्स होते हैं दैट सेंस ऑफ स्मेल, यहाँ पर स्मेल से पता चल रही, देखिए खाना बन रहा है और खाने से पता चल रहा है आपको कि वो खाना जल गया है, वहां आप स्मेल से ही पता कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जहां पर आप स्मेल से पता चल रहे हो, तो आपकी स्मेल ही आपको उस चीज के बारे में अनुभूति करा देगी, फील करवा देगी, ठीक है, दैट इज ऑल्फैक्टिक्स, जहां पे जो है ऑल्फैक्टिक्स होता है वो, ठीक है, जहां पर सेंस एंड यूज ऑफ स्मेल, जहां पर आप सेंसेस का और यूज ऑफ स्मेल का यूज करें, डिफरेंट कल्चर, जैसे परफ्यूम आप लगाते हो, परफ्यूम से पता चल जाता है भैया रोज की स्मेल आ रही, किस चीज की परफ्यूम की स्मेल आ रही है, डिफरेंट स्मेल्स एंड यूज द स्मेल डिफरेंटली, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ऑल्फैक्टिक्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है, जहां पर आप सेंस ऑफ स्मेल से ही पता चल जाओगे, पता कर लोगे हर एक चीज को। उसके बाद आ जाता है आपका क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स क्या हो जाता है, क्रोनोमिक्स आ जाता है जहां पर टाइम की वैल्यू होती है, किस चीज की, टाइम की, यहाँ पे टाइम बड़ा वैल्यू होता है, कुछ लोग होते हैं ना जो टाइम के बड़े पंचुअल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टाइम के बिल्कुल पंचुअल होते हैं, ठीक है, कि इस टाइम पे मैंने ये चीज करनी है तो मैं उसी टाइम पर ही करूंगा या उसी टाइम पर ही करूंगी, अगर मैंने इस टाइम पे मेरा खाने का टाइमिंग है तो भाई मुझे उसी टाइम पे खाना चाहिए, तो कोई लोग बिल्कुल पंचुअल होते हैं, तो जहां पर टाइम की स्टडी की जाती है, किस चीज की स्टडी की जा रही है, टाइम की स्टडी की जा रही है, कौन कोई होता है जो बड़ी स्पीड में बोलता है, ठीक है, किसी किसी की सुनने की पावर कितनी ज्यादा होती है, किसी किसी की सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, तो जहां पर स्पीड को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, जहां पर स्पीड को स्टडी की जाती है, दैट इज क्रोनोमिक्स, उसको क्रोनोमिक्स कहा जाता है। क्रोनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज यूज टू टाइम कैन इफेक्ट लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती है, डेली एजेंडाज को, स्पीड ऑफ स्पीच, आपकी स्पीच की स्पीड कैसी है इसको चेक किया जाता है, स्टडी की जाती है, मूवमेंट्स एंड हाउ लॉन्ग पीपल्स आर विलिंग टू लिस्ट, कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी देर तक यहाँ पे लिसनिंग कर सकते हैं, सुन सकते हैं दूसरों को, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं ना दूसरों को सुन नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल
ये भी चेकआउट किया जाता है। तो टाइम कैन ऑल्सो बी यूज द इंडिकेटर ऑफ स्टेटस एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पर बिल्कुल ये एक तरीके इंडिकेटर का काम करता है, जहाँ पर ये स्टडी करता है, ठीक है, किस चीज की, कि भाई टाइम कितना लग रहा है, या किस चीज को कौन कितना सुन सकता है, कौन कितना सुन नहीं सकता है, कौन कितना सुना सकता है, कितनी देर तक कंटिन्यूसली बोल सकता है, ठीक है, मैं यहाँ पे कितनी देर तक कंटिन्यूसली बोल सकती हूँ। ये एबिलिटीज को चेक करने का काम क्रोनोमिक्स में होता है, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बता दी, दैट इज क्रोसोमिक्स, जहां पर आप किस चीज के बारे में स्टडी करते हो, फिजिकल डिस्टेंस के बारे में स्टडी करते हो कि कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजरमेंट करके वहां पर आपका संप्रेक्षण किया जाता है, वो आपका जो है प्रॉक्सिमिक्स होता है। अल्फाटिक्स क्या होता है, अल्फाटिक्स होता है आपका जहां पर आप स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से पता करते हो हर एक चीज। क्रोनोमिक्स जहां पर आप टाइम को लेकर पंचुअल है, टाइम एंड की टाइमिंग देखते हैं, कितने टाइम तक बोल सकता है या कितने टाइम तक सुन सकता है, ये सब चीजों की जब आप स्टडी करते हो टाइमिंग की रिगार्डिंग, सो उसको आप क्रोनोमिक्स कहते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। हैप्टिक्स क्या होता है, हैप्टिक्स होता है जहां पर आप स्पर्श करके, टच करके, जब जब आप टच करके किसी चीज को फील कर सकते हैं, है ना, टच करके आप किसी चीज को महसूस कर सकते हो, वहां पर आपका हैप्टिक्स होता है। ड्राइव्ड एज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन टू एबल टू कम इनटू अ कांटेक्ट विद, जब हम किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, जब हम किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, तब आप उस चीज को फील कर पाते हो, टच करके, बाय टचिंग आप फील कर पाते हो, उसको आप हैप्टिक्स कहते हैं। टच इज एट द कोर ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज को आप टच करोगे तभी आप उस चीज को फील कर पाओगे। अब आपने कभी बॉटल को पकड़ा नहीं है हाथ में, अब जब आप बॉटल को पकड़ोगे तभी तो आपको उसको स्टिकीनेस का पता चलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा वो कितनी टाइट है, कितनी बोल्ड है, कितना सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। आपको उसकी चीज का तभी पता चलेगा। अगर आप किसी स्पंज को पकड़ोगे, तो आप जब उसको पकड़ोगे तभी आपको पता चलेगा वो कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है, ठीक है। उसकी हार्डनेस सॉफ्टनेस का पता आपको उसको पकड़ कर पता चलेगा, टच करके पता चलेगा, ठीक है। तो यही आपका जो है फाइव सेंसेस जो है उसके अंदर आ जाता है। टच इज द मोस्ट प्रोफिशेंट एंड ओनली वन केबल टू अ स्टिमुलस इनपुट एंड आउटपुट। जैसे कि यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज का टेक्सचर का पता चलेगा जब आप उस चीज को टच करोगे, पता करोगे, उस पर उतना प्रेशर दोगे, प्रेशर देकर आपको उसकी चीज का पता चलेगा। कोई हार्ड चीज, वॉल्यूम वाली चीजें हैं, तो आप उसको देखोगे, तो ग्लास को पकड़ के देखोगे तो ग्लास क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो चीजों का आपको तब पता चलता है। तो ये चीजों को आप क्या कहते हैं, हैप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे आ जाता है आपका ऑकोलिसिक्स। और ऑकोसिक्लिक्स मीन्स आई कांटेक्ट, जहां पर आपको आई कांटेक्ट से संप्रेक्षण हो जाता है, जहां पर आपको आई कांटेक्ट की स्टडी की जाती है, पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, वो चीज आपका ऑक्यूलेक्सिस जो है कहलाता है। जैसे कि आप इसकी आंखों में देख रहे हो, इसकी आंखों में कितना गुस्सा भरा होता है, बहुत है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आईज में आप देखोगे, अगर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, उनकी आईज बिल्कुल रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा रेड हो जाती है ना। अगर कोई थोड़ा सा इमोशनल पर्सन होगा, थोड़ा रोंदरू टाइप का होगा, है ना, तो वो आप उसको थोड़ा सा ही बोलोगे, उसकी आईज में पानी भर आएगा, है ना। तो वो चीजें, वो जो आईज जो है, आईज कंटेंट कांटेक्ट से ही, आप आईज से ही पता चल जाएगा आपको कि उसको गुस्सा आ रहा है, उसे डर लग रहा है, वो हैप्पी है, या वो सरप्राइज है, या वो सैड है, या वो डिस्गस्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजों का पता आपको उसके आई कांटेक्ट से पता चलता है, दैट इज एक्यूलिस्टिक। तो जहां पर इस प्रकार की स्टडी की जाती है उसको आपको एक्यूलिसिक्स जो है कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर पैरा लैंग्वेज कह लीजिए, या पैरा लिंग्विस्टिक कह लीजिए, लिंग्विस्टिक भी नाम है इसको, ठीक है। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज दोनों सेम ही चीज है। सो पैरा लिंग्विस्टिक या पैरा लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, जहां पर आपकी टोन का पता चलता है, आप किस टोन में बात कर रहे हैं, कैसी लहजा से बात करें। अब एक वर्ड है, उसको बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। एक ही शब्द को आप अलग अलग तरीके से बोलते हैं, वहां आपका पैरा लिंग्विस्टिक मतलब टोन चेक किया जाता है। पैरा लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज अ वोकेलिक्स, इसको वोकेलिक्स भी कहा जाता है। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन, ये मेटा कम्युनिकेशन का एक कॉम्पोनेंट होता है। इतना डिटेल इसमें सिर्फ हमें पिच, यहाँ पे आपको पिच का पता चलेगा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम का पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है इन चीजों को पता चल पाओगे। जहां पर टोन की बात की जाएगी वो आपका पैरा लिंग्विस्टिक या पैरा लैंग्वेज जो है आपका कहलाएगा। तो ये आपका हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब आ जाओ आप अपने नए और नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपने सारे के सारे पढ़ लिए ना। मैंने आपको अभी क्या करवाया, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल के अंदर पढ़ा दिया, फिर नॉन वर्बल के अंदर मैंने आपको 6 उसके अंदर वाले भी पढ़ा दिए। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने आपको वो समझा भी दिया। अब आ जाता है मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है,
मेटा कम्युनिकेशन होता है सूक्ष्म संचार। मेटा कम्युनिकेशन मीन्स सूक्ष्म संचार। ठीक है, बिल्कुल। लिखती कुछ और हूँ, लिख कुछ और जाता है, इससे अच्छा रहने ही दो। ठीक है, आप खुद लिख लीजिए ना। यस, तो मेटा कम्युनिकेशन की बात करी। मेटा कम्युनिकेशन क्या है? मेटा कम्युनिकेशन वो सूक्ष्म संचार होता है जहां पर आप बोलते कुछ और हो और रियलिटी कुछ और होती है ना। मतलब या सिंपल तरीके से आपको बताऊं, चलो इसमें एग्जाम्पल भी है, वहां से पता चल जाए। हेयर द स्पीकर चॉइस ऑफ द वर्ड, यहाँ पे वर्ड्स की वो चॉइस करता है, बट यहाँ पर एक अलग तरीके से, मतलब अनइंटेंशनली। मतलब आप बोलना तो नहीं चाहते थे, बोलना कुछ और चाहते थे, बट कुछ और बोल रहे हो। अनइंटेंशनली कम्युनिकेशन होता है। और समथिंग मोर देन व्हाट द एक्चुअल वर्ड्स स्टेट। ठीक है, मीन्स कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर कहने का सिंपल यही मतलब है कि आप जो कह रहे हो ना, वो आप मीन नहीं करते हो। जो बात आप कह रहे हो वो आप मीन नहीं करते। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए हो, है ना, और आपको कोई बंदा जो है बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा लगा, है ना, मतलब उसकी ड्रेसिंग सेंस आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी। बट उसने आपसे पूछ लिया कि भैया बताना मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, है ना। तो आप अब ये तो नहीं कहोगे कि यार तू बहुत गंदा लग रहा है या तू बहुत घटिया लग रहा है, बिल्कुल बकवास लग रहा है ना। तो ऐसे तो नहीं बोलोगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? यस यार, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, है ना। या लड़का होगा तो यू लुकिंग वेरी स्मार्ट यार, है ना। तो आप बोल रहे हो बट यू डोंट मीन इट, आप उस चीज को मानते नहीं हो। मतलब आपकी थिंकिंग तो ये थी कि वो बिल्कुल बेकार लग रहा है, बट आप बोल कुछ और रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, हम बोल कुछ और रहे होते हैं, बट एक्चुअल में हम उस चीज को जो है मानते नहीं है। तो वो आपका मेटा कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, अ फ्लटरिंग रिमार्क लाइक, जैसे कि आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड, मैंने कभी आपको इतने स्मार्टली ड्रेसअप होते हुए, ड्रेस मीन्स कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, आप इतने स्मार्टली ड्रेस्ड होते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। कुड ऑल्सो मीन दैट द रेगुलर एंटायर और टू लिसनर नीडेड इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसने इस तरीके से बोला, बट एक्चुअल में वो कभी भी जो है इस तरीके से ड्रेस्ड नहीं होते थे, बट इन्होंने इस तरीके से उसको बोला, बट वो कहना वो नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर जैसे किसी को देखकर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है ना, किसी को देखकर, जैसे कि आप कोई आया लेकिन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो आपकी पार्टी में क्यों आया, आप नहीं चाहते थे, आप उससे, उस पर्सन से बहुत नफरत करते हो। आप उससे बिल्कुल भी जो है आपके दिल में कोई दया धर्म नहीं है, उसको लेके कोई प्यार प्रेम नहीं है, और वो व्यक्ति आपकी पार्टी में आ जाए। ठीक है, तो जब आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे, और 100 लोग आपके सामने भी खड़े हो रखे हैं, लोग भी आपके सामने खड़े हैं, आपको देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप मुंह तो नहीं फेर सकते उससे। तो आप सामने खड़े तो आप क्या बोलोगे? यस यार, ग्लैड टू सी यू, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू, आप बोल तो रहे हो, लेकिन आप पीछे जाके मुंह फुला के बोल रहे हो यार क्यों आया फालतू सा, मतलब, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है कि आप जो शब्द मुंह से बोल रहे हो, या आप बोल कुछ और बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन बोल कुछ और रहे हो, दैट इज मेटा कम्युनिकेशन। इसको मेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है, सूक्ष्म संचार कहा जाता है। ठीक है, फ्लटरिंग मीन्स होता है चापलूसी करना। ठीक है, आप किसी चीज की चापलूसी कर रहे हो। ठीक है, आप ये बोल रहे हो यार यू आर सो स्मार्टली ड्रेस्ड, है ना, आप किसी की चापलूसी कर रहे हो, बट एक्चुअल में आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, बट आप एक तरीके से बटरिंग कर रहे हो उसकी। ठीक है, तो दैट इज मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं जरा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ पर्पस एंड स्टाइल, तो जहां पर पर्पस और स्टाइल को लेकर क्लासिफिकेशन करते हैं हम संप्रेषण कम्युनिकेशन का, तो वहां पर आप फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं और इनफॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर्मल तरीके का कम्युनिकेशन क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? यूज सर्टेन रूल्स, जहां पे आपके कुछ नियम होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कन्वर्सेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स, कुछ आपके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। दैट इज फॉर्मुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग मैसेज, जहां पर जैसे कुछ आपके सर होंगे, टीचर्स होंगे, या आपसे बड़े लोग होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, और आप
मतलब आपसे सीनियर लोग होंगे। सो वहां पर आपको जब उनसे कम्युनिकेशन करना है, आपको उनसे संप्रेषण करना है, तो आपको बिल्कुल तहजीब से बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है, कुछ सिद्धांतों को मानना पड़ता है, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपको अपने जो भी डायरेक्टर है, जो आपके ऊपर स्टाफ में बैठे हुए हैं, जो भी आपका स्टाफ है उसमें जो हेड में बैठे हुए हैं, सीईओ है वो, है ना, तो वो कोई हेड पे बैठे हुए, तो जब आप उनको मैसेज करेंगे या आप उनसे कुछ ईमेल करेंगे उनको, तो आप किस फॉर्म में करोगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन के फॉर्म में करोगे। आप बिल्कुल रिस्पेक्टेड करके उनको लिखोगे, बिल्कुल रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड सीईओ जो भी है ना। आप उनको बिल्कुल एक फॉर्मेटिक अच्छे तरीके से, आप जो भी उसमें शब्दावली का प्रयोग करोगे, मतलब जो भी शब्दों का आप उसमें प्रयोग करोगे, वर्ड्स का प्रयोग करोगे, वो बिल्कुल तहजीब वाले होने चाहिए। अरे यार, है ना, ये सब आप फॉर्मल में यूज नहीं कर सकते हो। जो लैंग्वेज आप नॉर्मल अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हो या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ यूज करते हो, वो आप फॉर्मेट वहां पर यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल रूल से चलना पड़ता है, रेगुलेशन से चलना पड़ता है, प्रोटोकॉल्स को लेकर चलना पड़ता है। एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे होता है, स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहां पर आपको बिल्कुल एक सही तरीके से करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। देखिए इस तरीके से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है, बिल्कुल एक हायरार्की होती है। हायरार्की मीन्स क्या होता है? हायरार्की मीन्स अपवर्ड कह लीजिए या डाउनवर्ड कह लीजिए, मतलब नीचे आप समझ लीजिए कि कोई लेबर है काम करने वाला। लेबर तो कहाँ से आएगा यार, लेबर नहीं, मीन्स लो क्लास का कोई व्यक्ति है ना। ठीक है, नीचे होते हैं ना काम करने वाले, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि ऊपर की पोस्ट में बैठा हुआ है डीआईजी। ठीक है, ऊपर की पोस्ट में डीआईजी बैठा हुआ है, और उसके नीचे आ जाएंगे आपके और भी बहुत सारे जो हेड के होते हैं, हेड डिपार्टमेंट के होते हैं, वो आ जाएंगे। और उसके नीचे आ जाएंगे आपके जो मिनिस्ट्री स्टाफ के होते हैं, वो आ जाएंगे। उसके नीचे आ जाएंगे आपके बिल्कुल सिपाही वगैरह। ठीक है, फिर उसके नीचे आ जाएंगे आपके बिल्कुल जो है आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, है ना, ट्रेनर्स हो जाएंगे। तो बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप होता है, एक सिस्टमेटिक वे में जहां पे आप चलते हो। आपको कोई लेटर पहुंचाना है, आपको कोई बात अपनी कहनी है, तो अगर किसी जो है सबसे नीचे डाउन, जो डाउन में सबसे व्यक्ति है, उसको अपनी बात को पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा? अपनी बात का जो भी चिट्ठा है वो बना के ऊपर वाले को देगा, अपने ऊपर वाले को देगा। ठीक है, मिनिस्ट्री वाले को देगा, मिनिस्ट्री वाला किसको देगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाले को देगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाला किसको पहुंचाएगा? डीआईजी के पास आएगा। फिर जब वो उसको अप्रूवल करेगा, तब जाके उसकी चीज अप्रूवल मानी जाएगी। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। या डीआईजी को कोई पर्चा देना है, तो वो किसको देगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको देगा? मिनिस्ट्री वाले को देगा। मिनिस्ट्री वाले उसको नीचे पहुंचाएगा, उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा। तो ये क्या है? एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है। वो अपवर्ड भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको, आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बात कर लीजिए, यहां पर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से चलना पड़ता है। यहां पर सिस्टम बड़ा मैटर करता है। तो सिस्टमैटिक मतलब सुव्यवस्थित तरीके से चलना पड़ता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही आपको चलना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको रिसर्च में पढ़ाया था ना, रिसर्च में आपको रिसर्च रिपोर्ट रेडी करनी है, तो आप डायरेक्ट रिसर्च रिपोर्ट नहीं रेडी कर देंगे। आप सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करोगे, फिर आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे, फिर आप नेक्स्ट काम करोगे हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे, फिर आप डिजाइन क्रिएट करोगे, फिर आप जाकर जो है कलेक्ट करोगे, डाटा को कलेक्ट करोगे, फिर आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद आप रिपोर्ट को रेडी करोगे। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया रिसर्च का। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको सिस्टमैटिक वे से चलना है यहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन में। जब आपको किसी अपने उच्च अधिकारी से बात करनी है या आपको निम्न अधिकारी से बात करनी है, तो आप बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे से ही चलोगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, हैज टू कम्युनिकेट करना है उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल से, तो इट इज यूजुअल थ्रू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो उसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे करके वो अपने स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोसीजर होता है उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक कम्युनिकेशन कहा जाता है, संप्रेषण कहा जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जो आप अपने फ्रेंड से भी कर लेते हैं, अपने जो है अपने साथ के जो बिल्कुल होते हैं आपके, उनसे कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर टीचर है, कोई कोई टीचर है, स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं, तो सभी के टीचर, सभी जो भी टीचर्स हैं वही स्टाफ रूम में होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वहां पर आपको किसी प्रकार के शब्दावली का ध्यान नहीं रखना पड़ता, वहां पर आपको कोई सिस्टमैटिक वे का ध्यान नहीं रखना पड़ता। आप वहां पर अपनी जैसे रहते हो ना नेचुरल, आप वैसे ही बात कर सकते हो वहां पर, क्योंकि वो आपके साथ वाले पीयर्स हैं, आपके साथ के सहपाठीज हैं। ठीक है,
So informal communication channels insist of along with the formal communication it organize. It is mainly address the social needs of employee. यहाँ पे social needs देखी जाती है and इंटरपर्सनल होता है, ये इंटरपर्सनल होता है जहां पर आप दूसरे व्यक्ति से बात कर लेते हो, किसी भी व्यक्ति से आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, मेनली फेस टू फेस भी कर लेते हैं एंड यूज ऑफ बॉडी जेस्टर के अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं. इट इज हैपन अमंग द फ्रेंड्स एंड फैमिली. ये ज्यादातर कहाँ होता है, फ्रेंड्स और फैमिलीज में होता है, या फ्रेंड्स जो या आपके साथ के जो भी पीयर्स होते हैं उनके साथ होता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है नॉन फॉर्मल रूल्स. यहाँ पे किसी प्रकार के रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है. इट लॉट ऑफ डिस्टॉर्शंस ऑफ फ्लर्टिंग में टेक प्लेस इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. हम देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल क्या कह रहा है, ये ग्रेप वाइन कह रहा है, इसको क्या डिफाइन कर रहा है, इसको ग्रेप वाइन. इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसे ग्रेप वाइन भी कहा जाता है. क्यों ग्रेप वाइन कह रहा है, क्योंकि इस तरीके का ग्रेप्स होता है. मेरी ड्राइंग्स इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे अंगूर का गुच्छा बनाने की. बना सही कि नहीं बना, इस टाइप का. ठीक है, तो ये क्या कहता है, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो आपका ग्रेप वाइन होता है, मतलब एक तरीके से अंगूरों की गुच्छा होता है. अंगूरों का गुच्छा होता है. अंगूरों के गुच्छे में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर सकता है. ये व्यक्ति इससे बात कर सकता है, ये व्यक्ति इससे बात कर सकता है, ये व्यक्ति इससे बात कर सकता है, ये व्यक्ति इससे बात कर सकता है. आपस में आप किसी से भी बात कर सकते हो, किसी भी तरीके से बात कर सकते हो, क्योंकि आप सब साथ में रहते हो यहाँ पर. ठीक है, मतलब साथ में रहते का कहने का मतलब कि आप साथ में काम करते हो, या फ्रेंड सर्कल हो गया, या फ्रेंड फैमिलीज हो गई, या आपके रिलेटिव्स हो गए, तो यहाँ पर आप आराम से बात कर सकते हो, टॉक कर सकते हो. सो दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. वहां पर आपको किसी भी सुव्यवस्थित तरीके से चलने की जरूरत नहीं होती है, कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है. दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. आगे चलते हैं, जिसे आप अनौपचारिक जो है कम्युनिकेशन संप्रेक्षण भी कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. जहां पर डायरेक्शन के बेस पे जो है आपकी संप्रेक्षण को विभाजित किया जाता है, वो आ जाता है वर्टिकली कम्युनिकेशन. वर्टिकली कम्युनिकेशन क्या होगा, जहां पर आप लंबवत तरीके से कम्युनिकेशन करोगे. ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह ही होता है. ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ता है, क्योंकि वर्टिकली है. तो वर्टिकली होगा तो जाहिर सी बात है, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा. तो अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे ऊपर हेड पे कौन है और सबसे नीचे डाउन में बॉटम में कौन है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे दोनों देखना पड़ता है. तो आप बिल्कुल अगर कम्युनिकेशन करोगे तो यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा. ठीक है, अगर कोई नीचे लो लेवल का व्यक्ति है, तो उसे अपनी बात को पहुंचाना है प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा. पहले उसे अपने से ऊंचे अधिकारी से बात करनी पड़ेगी, फिर वो ऊंचा अधिकारी आगे जाके थोड़ा सा और ऊंचे अधिकारी से बात करेगा, फिर वो ऊंचा अधिकारी स्टेट वाले से बात करेगा, स्टेट वाला अधिकारी फिर इस बात को जो है थोड़े अपने ऊंचे अधिकारी से बात करेगा, फिर वो वाला व्यक्ति उससे भी ऊंचे अधिकारी से बात करेगा, फिर वो जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करेंगे. तो इस तरीके का वे चलेगा. या अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसी छोटे व्यक्ति से कुछ छोटे व्यक्ति को संदेश देना है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने से नीचे वाले को भेज देगा वो संदेश, नीचे वाला उससे नीचे वाले को भेजेगा, नीचे वाला उससे नीचे वाला, बिल्कुल एक फॉर्मल तरीके से. और ऐसे प्रोसीजर में बड़ा टाइम लग जाता है आंसरिंग में. ये चीजों में बहुत आप लोगों ने स्कूल टाइम पर जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ, स्कूल टाइम पर आपने कभी कभी सब्जेक्ट चेंज करवाया होगा. ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें दूसरा सब्जेक्ट चाहिए, तो आप क्या करते थे, स्कूल में आप एप्लीकेशन लिख कर देते थे प्रिंसिपल को कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है. प्रिंसिपल उसको आगे जाके डिपार्टमेंट में उसको भेज देते थे, या जो भी हमारा सीबीएसई बोर्ड वाला जो भी होता था उसको भेज देते थे, फिर वो बंदा आगे जाके जो है उसका देखता था. तो ऐसे प्रोसीजर में क्या हो जाता है, बहुत डिले हो जाता है फीडबैक में, बहुत टाइम लग जाता है फीडबैक में. तो फिर जब 15 दिन के बाद उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, फिर वो व्यक्ति अप्रूवल देगा, अप्रूवल के बाद फिर वो वापस आएगा, उसको वापस आने में भी टाइम लगेगा, फिर जाके आपको उसका फीडबैक मिल पाएगा. तो वर्टिकली में काफी टाइम भी लग जाता है. तो ये बिल्कुल अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है. स्टेप बाय स्टेप सुव्यवस्थित तरीके से ये भी चलता है. ठीक है, आगे आ जाता है आपका लिटरल भी कहते हैं इसको, हॉरिजेंटल भी कहते हैं. लिटरल हॉरिजेंटल जो आपके अपने पीयर्स के साथ करते हैं, इस तरीके से बिल्कुल आपस में आप बातचीत करते हैं. कम्युनिकेशन विद द पीपल एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की. यहाँ पे सेम लेवल ऑफ हायरार्की होती है, मतलब अगर कोई टीचर बैठा है उसके साथ के सारे टीचर्स हैं, तो वो उनसे आपस में बात कर सकता है. तो इस तरीके की एक ही पीयर्स, एक ही सहपाठी है, एक ही कलीग्स के, अपने कलीग्स के साथ बात करना, तो इस तरीके की बात करना, दैट इज लिटरल या हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होता है. दिस में कंबाइन बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल. इसके अंदर आपके फॉर्मल और
इनफॉर्मल दोनों आ जाते हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जो आपके थोड़ा ऊपर रैंक में भी होते हैं, ठीक है, बट उनसे भी बात कर लेते हो, बट थोड़े तरीके से बात कर लेते हो और टॉक भी हो जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, दैट इज जनरली नॉट स्टॉल विद द चेन ऑफ कमांड मेथड्स। यहाँ पर आपको कमांड का ध्यान नहीं रखना पड़ता, यहाँ पर आप किसी से भी बात कर लेते हो। मान लीजिए कि आपको अपनी बात को प्रिंसिपल को बोलनी, तो आप डायरेक्ट जाएंगे प्रिंसिपल रूम में और प्रिंसिपल रूम से प्रिंसिपल मैम से बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सुव्यवस्थित तरीके से चलना नहीं पड़ता, क्योंकि आप टीचर हो और एज अ टीचर आप जा सकते हो, आपके मतलब आपको राइट है। तो आप यहाँ पर किसी तरीके से चेन से बंधे नहीं हुए हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, कोई चेन को ही फॉलो करना पड़ेगा, रूल को फॉलो, रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जाकर भी बात करते हो, तो यहाँ पर आपको फीडबैक तुरंत मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको फीडबैक भी जल्दी मिल जाता है, इसीलिए इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सी होगी, जहां पर आपको फीडबैक इमीडिएटली मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट जब बात कर लेते हो तो आपको तुरंत ही फीडबैक मिल जाएगा। द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है, आप उनसे कम्युनिकेशन, आपका किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये आपके डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आगे चलते हैं, जिसको आप पार्श्व और क्षैतिज संचार भी कहते हैं, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन जहां पर विकर्ण कम्युनिकेशन होता है, जहां पर आप हायरार्की को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हो। हायरार्की यहाँ पर नहीं होती, मतलब हायरार्की का मतलब होता है बहुत मात्रा में, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में लोग नहीं होते, यहाँ पर आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक चेन के वे में नहीं चलना पड़ता कि एक से दूसरे तक पहुंचाओ, दूसरे से तीसरे तक पहुंचाओ। तो ये ऐसे तरीके की कम्युनिकेशन नहीं करनी होती। यहाँ डायगोनल कम्युनिकेशन में आप फ्री फ्लो कम्युनिकेशन कर सकते हो। कैसा कम्युनिकेशन कर सकते हो? फ्री फ्लो कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है इंफॉर्मेशन का। यहाँ पर इंफॉर्मेशन, सूचना फ्री फ्लो हो जाती है, कटिंग अक्रॉस द पोजीशन और स्टेटस। बिना किसी पोजीशन, बिना किसी स्टेटस के आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री होकर अपनी बात को रख सकते हो, कह सकते हो, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। इट फैसिलिटेट इन अ बिल्डिंग रिलेशनशिप बॉन्डिंग बिटवीन द सुपीरियर एंड द सुप्रीडेंट। यहाँ पर आपको चाहे सुप्रीडेंट से बात करनी, चाहे जो है सुपीरियर से बात करनी है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल उनके बीच में इस तरीके के संबंध बनाएंगे कि आप फ्री फ्लो कन्वर्सेशन यहाँ पर जो है कर सको, ठीक है। और यहाँ पर आप जहां पर फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होगा, जहां पर बिल्कुल फ्री होकर आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, मुक्त प्रभाव संप्रेषण जहां पर होगा, वहां पर आपको फीडबैक भी तुरंत मिल जाएगा, याद रखना। और वही आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन जहां पर आप फ्री फ्लो होकर कम्युनिकेशन करते हो, इमीडिएट आपको फीडबैक भी मिल जाता है, दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन, विकर्ण संचार जिसे कहा जाता है। तो इतनी सी बात याद रखेंगे आप लोग। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। इस तरीके का आपका जो है डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, जहां पर मान लीजिए आपका ये पूरा डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में आपके प्रोडक्शन वाले भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पर्सनल भी है, फाइनेंस वाले भी हैं, सेल्स वाले भी हैं, परचेज वाले भी हैं। अब यहाँ पर आप जब कम्युनिकेशन करना है, या आपको आपकी बात किसी प्रोडक्शन वाले को कहनी है, तो फाइनेंस वाला सीधा प्रोडक्शन वाले से बात कर सकता है, या अगर प्रोडक्शन वाले को जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है, तो वो सीधा डायरेक्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले से बात कर सकता है, या परचेज वाले को सेल्समैन से बात करनी है, तो वो बिल्कुल सेल्समैन से बात कर सकता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो, आपको किसी का वे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मैं इस व्यक्ति को बोलूंगा तो ये आगे फर्दर बोलेगा, नहीं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो जहां पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, वहां पर आपको तुरंत आंसर, आपने फोन किया, आपने पूछा हाँ जी अच्छा अच्छा इसका रिजल्ट क्या आएगा, उसने सीधा डायरेक्ट आपको बता दिया इसका रिजल्ट ये आएगा, बस दैट्स ऑल। डायगोनल कम्युनिकेशन में डायरेक्ट फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर, ओके। सो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्यक्तिगत संचार क्या होता है, जहां पर आप पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो, जैसे कि आप बाय ईमेल्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, प्राइवेट लेटर्स भेज रहे हो, मेमोरीज, ईमेल्स, पर्सनल, ठीक है, इंटरव्यूज, पर्सनल इंटरव्यूज हो गए, टेलीफोन कन्वर्सेशन होगी आपकी, आप बिल्कुल फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ फोन पे लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, वो दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप पर्सनल कम्युनिकेशन तो सबको पता है। cited in text are not to include the reference list, यहाँ पे कोई रेफरेंस लिस्ट नहीं होती, इंफॉर्मेशन इज अनेबल टू रिट्राइव बाय द, सिंपली पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, जो आप पर्सनल टॉक करते हो, ठीक है। आप पर्सनल टॉक करते होंगे, अपने फ्रेंड से भी करते होंगे, या अपने जो भी है फैमिली वालों से करते होंगे, ठीक है।
इस तरीके का पर्सनल कम्युनिकेशन होती है जिसमें किसी अदर व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता। ये जो बात है, जो पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो, इसमें सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं जिनको वो बात पता होती है। एक बोलने वाला व्यक्ति होता है, सेंडर जो बता रहा है, और दूसरा सुनने वाला व्यक्ति होता है, सुन रहा है। सिर्फ इन दोनों को ही उस जो है पर्सनल बात का पता होता है जो उन्होंने आपस से शेयर की होती है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन इसे कहते हैं। वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, या अपने जो भी है फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, या फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी, मतलब जिसके साथ भी। ठीक है, तो कॉलिंग कर सकते हो फ्रेंड्स को इस तरीके से। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? अव्यक्तिगत संचार क्या होता है? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जहां पर आप क्या करते हो, किसी इम्पर्सनल मीन्स जहां पर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो बट आप फिर भी उससे बात कर लेते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप कहीं सड़क में चल रहे होते हो, आपको कहीं की डायरेक्शन नहीं पता होती है ना, आप कहीं जा रहे हो, आपको वहां की डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन आप वहां पर जा रहे हो तो आपको रास्ते में कोई व्यक्ति मिल गया, आपने बोला अरे भैया जरा मुझे बताना यार यहाँ का रास्ता कहाँ है, या यहाँ से कहाँ जाना है। तो वो व्यक्ति आपको बता देगा यहाँ से आप राइट जाइए, राइट जाकर आपको वो गली मिल जाएगी या वो घर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने किसी अननोन से बात की, दैट इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन था। ठीक है, आपने उस व्यक्ति से पूछा, उस व्यक्ति को अगर कुछ पूछना होगा वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए वो पर्सन अननोन है, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हो, तो तब आप उससे बातचीत कर रहे हो, दैट इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये पर्सनल इम्पर्सनल कम्युनिकेशन आपका कैसे भी जो है कहीं भी हो जाता है। जैसे आप अननोन व्यक्ति से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, आप डायरेक्ट उनसे बात करने लग जाते हो, दैट इज इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए अननोन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अननोन व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज द ऑपोजिट ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल पर्सनल कम्युनिकेशन का ऑपोजिट होता है। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यू डू नॉट पर्सनल नो द पर्सनल। आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हो, यू आर स्पीकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी ट्रेन में बैठे होते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया भी है, ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन में नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आएगा, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, आपने उसी से पूछे भैया बताना जरा नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है, तो उस व्यक्ति ने आपको बता दिया। आप उसे जानते नहीं हो, ही इज अननोन फॉर यू, वो आपके लिए अननोन है, आप उसे जानते नहीं हो, बट आपने उससे पूछा, उसने आपको बता दिया। तो ये आपका इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। यू आर नॉट टू ऑल इमीडिएट फैमिलियर विद द पर्सन, आप उसके साथ फैमिलियर नहीं है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कन्वर्सेशन, आप बिल्कुल अलग तरीके से उसको मिले, एक ही बार मिले, एक ही दफा मिले और आपने उससे पूछ लिया। सो प्रोबेबली विद सम, यहाँ पर बस सिंपल और एग्जाम्पल आपको मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ ट्रेन वाला कि व्हाट द नेक्स्ट स्टेशन इज। ठीक है, तो सो ये इम्पर्सनल आपका कम्युनिकेशन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है? ये कुछ अब 2-3 फॉर्म्स और रह गई, बस मैं ये क्लियर कर दूं, उसके बाद आज का सेशन कंप्लीट करके हम नेक्स्ट सेशन कल को करेंगे। निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स का मतलब होता है यहाँ पर स्मृति विज्ञान, हिंदी में कहते हैं इसको स्मृति विज्ञान। जहां पर आप किसी चीज को याद रखने के लिए, किसी चीज को, कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखना चाहते हो, उस याद रखने के लिए आप किसी ट्रिक का यूज कर रहे हो, आप किसी जो है एब्रीविएशन का यूज कर रहे हो। एब्रीविएशन क्या होती है, मैंने पढ़ाई है ना आपको एब्रीविएशन रिसर्च में। ठीक है, एब्रीविएशंस पढ़ाई है ना मैंने आपको। तो निमोनिक्स क्या होते हैं? जब आप किसी चीज को याद करने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स याद करते हैं, शॉर्ट एब्रीविएशंस याद करते हैं, या कुछ कोई ऐसी ट्रिक याद कर लेते हैं जिस ट्रिक से आपको वो चीज याद रहे, उस चीज को याद करने के लिए वो ट्रिक याद रख रहे हो आप, दैट इज निमोनिक्स, उसको निमोनिक्स कहा जाता है। दिस इज समवट इन अ डिफरेंट कंटेस्ट, मेनली अबाउट द लर्निंग एंड रिकॉलिंग ऑफ वर्ड्स, नंबर्स, फैक्ट। जहां पर आप किसी वर्ड्स को याद करने के लिए, किसी नंबर्स को याद करने के लिए, किसी फैक्ट को याद करने के लिए आप कोई निमोनिक्स जो है बनाते हो, वहां पर आप उस चीज को फिर याद रखते हो। जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ आपको याद करनी है, तो आप किसी की डेट ऑफ, अब वो व्यक्ति बड़ा आपके लिए खास है ना, आपका कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, तो वो व्यक्ति बड़ा खास है, आपको उसको याद करना है, तो आप याद करने के क्या करोगे? आप उस तारीख को याद करने के लिए, आप उस ट्रिक को याद करने के लिए क्या करोगे? एक कुछ तरीका बना दोगे, यार मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और मेरी डेट ऑफ बर्थ से इतने साल बड़ा है या इतने साल छोटा है, इस तरीके से आपने याद कर लिया। ठीक है, तो आपको वो भूलेगा नहीं, आपको वो याद रहेगा। तो किस चीजों को याद करने के लिए जब हम किसी ट्रिक का यूज करते हैं, किसी शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट एब्रीविएशंस का यूज करते हैं, दैट इज निमोनिक्स, उसको निमोनिक्स कहा जाता है। निमोनिक्स आर अ मेमोरी डिवाइस, ये एक मेमोरी डिवाइस होती है दैट हेल्प्स लर्निंग रिकॉल लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम एक मेमोरी में उसको डालते हैं, एंड दैट फॉर्म ऑफ लिस्ट भी हो सकता है,
कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, स्टेप्स, स्टेटस, पार्ट, फेजेस, कुछ भी हो सकता है। उनको याद करने के लिए हम जब शॉर्ट चीज को यूज करते हैं, दैट इज निमोनिक्स। ये किसने कंडक्ट किया था? ये जो है जेराल्ड आर मिलर ने किया था, 1967 में फाउंड किया था इस वर्ड को, जिसका नाम था निमोनिक्स। इंक्रीजेस रिकॉल, जिसको मतलब याद करना, स्मृति विज्ञान, रिकॉल करना, ठीक है। और इट इज कैन इवन बी यूज टू रिकॉल वर्ड्स एंड रिमेंबर नंबर्स, वर्ड्स को रिमेंबर करना, नंबर्स को, ये सब चीजों को याद करना निमोनिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसने ब्रास जो है शब्द दे रखा है, इस ब्रास वर्ड को याद रखना, बट इस वर्ड से उसको क्या याद रहेगा? तो ये जो है शूटर राइफल, एक राइफल को शूट करने की ट्रिक है ब्रास, ठीक है। तो ब्रास जिसमें बी का मतलब क्या होता है? ब्रीथ की, मतलब यहाँ पर जो है ब्रीथ लेना, मतलब सांस लेना, एंड देन रिलैक्स, ब्रीथ लेके करके रिलैक्स होना, एंड देन एम मीन्स गोल पे फोकस करना, क्योंकि बंदूक शूट करनी है ना उसे, तो सो गोल पे फोकस करना, साइट मतलब देखना, एंड देन शूट। ओके, सो ये क्या है? ब्रास है। ब्रास से उसको याद रहेगा कि मुझे राइफल किस तरीके से चलानी है। सो बी से ब्रीथ करेगा, री से रिलैक्स करेगा, एम से गोल पे ध्यान देगा, फिर देखेगा एंड देन शूट कर देगा। तो ये क्या है? आपको तरीका है, दैट इज निमोनिक्स, मतलब किसी चीज को याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो ये आपका निमोनिक्स आ गया। आई होप आपको स्मृति विज्ञान समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम एडजेसेंसी पियर्स। एडजेसेंसी पियर्स क्या होते हैं? कुछ पियर्स ऑलरेडी बने होते हैं, कुछ पियर्स जो हमें कम्युनिकेशन में यूज करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी बने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला राधे राधे, ठीक है, मैंने जैसे कि मेरी आदत ही है, मैं बोलती हूँ, ये मेरा रोज रूटीन ही है, या मेरी ग्रीटिंग का एक वर्ड ही है कि मैं हमेशा हर किसी को ग्रीट करती हूँ इस चीज से, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीटिंग करने का मेरा एक तरीका, तो जहां पर मैं वो बोल रही हूँ राधे राधे, है ना, तो अगला व्यक्ति मुझे उस शब्द में कह रहा है यस श्री राधे, है ना, या मैं कह रही हूँ किसी को जय श्री राम, तो कोई मुझे आगे से बोल रहा है जय श्री राम, या मैं किसी को बोल रही हूँ नमस्ते, तो वो मुझे बोल रहा है नमस्ते, या मैंने किसी को बोला हेलो तो किसी ने बोल दिया हाय, या आप किसी को बोल रहे गुड मॉर्निंग तो वो बोल रहे वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। या किसी ने आपको आप दुकान में गए, शॉप में गए, आपने कोई सामान लिया, आपने उसको बोला थैंक यू, है ना, उसने बोला यू वेलकम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते, कुछ ऐसे पियर होते, कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जो एक दूसरे से ऑलरेडी कंबाइन होते हैं, ठीक है। कि अगर एक व्यक्ति ने ऐसा बोला है तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से ये उसका आंसर आएगा, उसका उत्तर आएगा। तो adjacency pairs क्या होते हैं? इन वन वे इन विच योर मीनिंग आर कम्युनिकेटेड एंड इंटरप्रिएटेड इन द कन्वर्सेशन इज यूज ऑफ व्हाट हैव बीन called adjacent pair. Adjacent pair are recursive produced by two successive speaker. यहाँ पर दो सक्सेसिव जो स्पीकर्स होते हैं, बोलने वाले होते हैं, दैट इज सेकेंड जो व्यक्ति होता है दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट इन एक्सपेक्टेड फॉलो अप। यहाँ पर जो एक व्यक्ति होता है वो दूसरे व्यक्ति की कही हुई बात को फॉलो करते हुए उसका जवाब देता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको हेलो कहा तो आपने इस बात का जवाब देते हुए मुझे बोला हेलो हाय, ठीक है। या मैंने आपको बोला यस हाउ आर यू, सो आपने ऑटोमेटिकली आंसर दिया जिस आई एम फाइन, यस, ठीक है। तो मतलब कुछ वर्ड जो होते हैं वो ऑलरेडी पियर बने होते हैं, द टू फॉर्म ऑफ पियर एंड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे ग्रीटिंग कि अगर मैंने आपको ग्रीटिंग किया है तो आप भी मुझे ग्रीट ही करोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको हेलो बोला और आपने बोल दिया जस्ट शट अप, यस, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ग्रीटिंग किया है तो आप भी ग्रीटिंग करोगे, क्वेश्चन किया है सो आप मेक श्योर कि आप उसको आंसर ही दो, ठीक है। अगर आप उसे जो है कॉम्प्लीमेंट किया है सो आपके ऊपर है, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो सो एक्सेप्ट इट, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट सो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, सो वो आपके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रीटिंग का ग्रीटिंग ही आएगा, अगर किसी ने हाय बोला सो आप हेलो ही बोलोगे। कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्टेंस मतलब जहां पर किसी ने कॉम्प्लेन किया दिस इज अ नाइस कैप, ये बड़ी अच्छी कैप है, सो आप एक्सेप्टेंस करोगे तो आप बोलोगे थैंक यू, है ना। और अगर आप एक्सेप्टेंस रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो मतलब यहाँ पर आप जो चीज उसके ऑपोजिट में है वो उसके ऑपोजिट में ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको फर्स्ट पियर पार्ट और सेकंड पियर पार्ट की ये चीज होती ही है। अगर कोई व्यक्ति आपको ग्रीट कर रहा है हेलो हाय से या राधे राधे बोलकर, तो जाहिर सी बात है आप उसको ग्रीटिंग करोगे श्री राधे बोलकर, या जय श्री राम कोई बोल रहा है तो आप बोलोगे जय श्री राम, है ना। हर हर महादेव बोल रहा है तो हर हर महादेव, अगर आप उसको बोल रहे हैं हाय हेलो या नमस्कार तो वो नमस्कार बोल रहे हैं, तो इस तरीके से ग्रीटिंग का ग्रीटिंग ही आएगा।
अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो आप जाहिर सी बात है उसे उत्तर ही देंगे, ठीक है, आंसर ही देंगे। अगर कोई आपको इन्विटेशन दे रहा है कि यस मेरी शादी में आना, या मेरी इंगेजमेंट में आना, या मेरे फलाने ओकेजन में आना, सो आप उसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। दो ही ऑप्शन होंगे, या तो यस या तो नो, या तो एक्सेप्ट करोगे या तो रिजेक्ट करोगे। ऑफर, या अगर कोई आपको ऑफर देता है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ये काम मेरा कर दो, दैट इज ग्रीडिंग। यहाँ पर आप उस चीज की को या तो मानोगे या फिर आप रिफ्यूज कर दोगे, मना कर दोगे कि मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। यहाँ फेयरवेल का बिल्कुल फेयरवेल ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ऑपोजिट नहीं हो सकता कि मैंने आपसे क्वेश्चन बोला और आपने उसका कुछ और जवाब दिया। तो यहाँ पे कुछ पीयर अपने आप ही बने रहते हैं, तो उन पीयर को फॉलो करना आपका एडजेसेंसी पीयर जो है वो कहलाता है। तो आई होप आपको इतने पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे ये सब हम, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे फेसबुक में बात कर सकते हैं। और फिर भी नहीं समझ में आया या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो दोबारा से क्लासेस को देखिए, ज़रा स्टार्टिंग से वीडियो को दोबारा शुरू कीजिए तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर दिखाई नहीं दे रहा तो रेजोल्यूशन को कर दीजिए, ठीक है। तो किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आई एम देयर। सो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग क्लासेस का पता चलता रहे, और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को। जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ना शुरू कर दीजिए, बी सीरियस नाउ। और 8 बजे की क्लासेस जो लगा करेगी, सो बिल्कुल 8 बजे मिला करेंगे हम लोग, ठीक है। सो बाय, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी बहुत बड़ी है ना, लेकिन हंसकर इसको बिताते रहिए, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।